डायबिटीज़ जो है, शुगर जो है, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हमारा यहाँ पे। और पाकिस्तान में आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा नंबर उन लोगों का है जिनको डायबिटीज़ है। और कुछ लोगों को डायबिटीज़ बहुत अर्ली एज में हो जाती है, कुछ लोगों को 40s के बाद जो है वो डायबिटीज़ जो है वो उनको होती है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमनली हमें नज़र आता है। डायबिटीज़ का और सेक्सुअल परफॉर्मेंस का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। यानी वो लोग जो कि डायबिटिक्स होते हैं, जिनको शुगर का मसला हो जाता है, उनके लिए और बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। जैसे उनकी यानी मे बी हो सकता है उनका वेट बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाए, हो सकता है कि उनको कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी जो है वो लगी रहे। और इसी तरह से अगर उनका कोई ज़ख़म जो है वो हो जाए उनको, तो उनको ठीक होने में भी काफ़ी ज़्यादा मसला जो है वो उनको रहता है। बहुत ज़्यादा थकान रहती है, बहुत ज़्यादा जो है समटाइम्स उनकी बॉडी उनको उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रही होती। सो डायबिटीज़ जो है ये काफ़ी ख़तरनाक मसला है, मगर अगर इसको अच्छे तरीके से आप मैनेज करें तो सारी चीज़ें जो बहुत अच्छे तरीके से रिवर्स जो है वो हो जाती हैं। समटाइम्स डायबिटीज़ जो है वो आपकी आइज़ को अटैक कर सकता है, टीथ को अटैक कर सकता है, किडनीज़ को अटैक कर सकता है। यानी डायबिटीज़ किसी भी जिस्म के किसी एक हिस्से को जो है वो अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से जो है वो आपको कभी परमानेंट लॉस भी हो सकता है और कभी जो है वो थोड़ा बहुत डैमेज जो है उस चीज़ में हो जाता है। जैसे अक्सर लोगों को नज़र का मसला जो है वो होना शुरू हो जाता है, आई साइट का जैसे हम कहते हैं। अक्सर लोगों को जैसे हम देखते हैं कि ये दांत जो है उनके गिरना शुरू हो जाते हैं। समटाइम्स कुछ लोगों के ज़ख़म इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कि वो ठीक नहीं होते और फिर उनको एम्पुटेट करना जो है वो पड़ जाता है। सो डायबिटीज़ की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो होती हैं, मगर जहाँ डायबिटीज़ की वजह से ये दूसरी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वहाँ पे देखा यह गया है कि डायबिटीज़ की वजह से सेक्सुअल परफॉर्मेंस लोगों की बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। यानी डायबिटीज़ जो है वो आपकी सेक्सुअलिटी को बिल्कुल ख़त्म कर देती है, खा जाती है। और उसको बिल्कुल जो है आपका दिल भी नहीं करता, फिर ताकत भी महसूस नहीं होती, और फिर आपकी सेक्सुअल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के साथ भी आपके ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। डायबिटीज़ के कुछ अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, और अगर वो आपको पता चल जाए तो वो आपको फ़ायदा ये हो सकता है कि आप जल्दी से जल्दी अपनी डायबिटीज़ को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। उनमें सबसे पहले जो है आपको देखना ये होता है कि यूजुअली लोगों के अंडरआर्म्स जो होते हैं उनके डिस्कलरेशन जो है वो होना शुरू हो जाती है, यानी बगलों में कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है लोगों को। कुछ लोगों को यूरिनेशन जो है वो उनको रात के वक्त जो है यानी पेशाब बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, मुंह बहुत ज़्यादा खुश्क रहना शुरू हो जाता है, ड्राइनेस, ज़ुबान बहुत ड्राई जो है उनको फ़ील होती है। नॉर्मली लोगों को अपनी बॉडी में जो है वो हल्का मीठा मीठा पेन जो है वो हर वक्त फ़ील होता है, और यूजुअली टांगों में जो है वो पेन बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों को फ़ील हो रहा होता है। इसी तरह से लोग जो हैं वो समटाइम्स एकदम से भूख उनको फ़ील होती है, और एकदम से जो है वो उनको लगता है कि सारी एनर्जी उनकी जो है ड्रेन हो चुकी हुई है उनकी बॉडी से, उनकी बॉडी जो इमोबाइल हो चुकी हुई है। सो डायबिटीज़ के ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं, कुछ अर्ली साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिनका अगर आपको पता चल जाए तो बहुत आसानी से जो है वो आप अपनी डायबिटीज़ को जो है अर्ली स्टेजेस के ऊपर ही मैनेज कर सकते हैं, ताकि अगली स्टेजेस जहाँ पे जाके कॉम्प्लिकेशंस जो डायबिटीज़ की वजह से होती हैं, शुगर की वजह से जो जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो ना हो पाएँ। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज़ की वजह से, शुगर की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो कि इरिवर्सिबल होती हैं। मगर मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनको डायबिटीज़ हो जाती है तो फिर वो इस चीज़ का इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, और स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज़ उनकी कभी कंट्रोल नहीं होती, और वो हमेशा अनमैनेज जो है वो रहना शुरू हो जाती है। जब आप स्ट्रेस ले लेते हो आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहती है, वेट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, एंड देन आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाती है, ज़ीरो होना शुरू हो जाती है। सो ये एक पूरा साइकिल है जो कि होता है, जिसमें सिर्फ एक चीज़ दूसरे को लीड नहीं करती, बल्कि बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं जो एक दूसरे को बढ़ा रही होती हैं, एक दूसरे को जो है वो पहले से ज़्यादा यानी बुरी तरह अटैक करवा रही होती है। सो अगर हम कोई एक आध चीज़ उसमें से मैनेज कर जाएँ तो बाकी ऑटोमेटिकली वो साइकिल टूट जाता है और चीज़ें जो मैनेज होना शुरू हो जाती हैं। वो लोग जो कि डायबिटीज़ का बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं और उनकी सेक्सुअल हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा, जो जिनसी सेहत है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हुई होती है, उनके लिए ख़ास तौर पे ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले एक तो अपनी डायबिटीज़ को मैनेज करें, क्योंकि आप अपनी डायबिटीज़ को मैनेज करेंगे तो आप अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को जो है मैनेज कर पाएंगे, और आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी जो है वो वापस भी आना शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता जब आप मैनेज करना शुरू कर देते हैं। देन डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए ऑफ कोर्स आपको एक अच्छी आपका जो डॉक्टर साहब हैं उनकी प्रिस्क्रिप्शन को आपको फॉलो करना है, उसके साथ डाइट जो है बड़ी कंट्रोल लेनी है। आपको अपने वेट के ऊपर खास तौर पे काम करना है, क्योंकि जब आप अपने वेट के ऊपर काम करेंगे तो फिर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल होगी, और जब आप वेट पे काम कर रहे होंगे तो फिर आपकी सेक्सुअल हेल्थ
भी ऑटोमेटिकली जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। एंड टाइम टू टाइम जो है कोशिश ये कीजिए कि आप पूरा चेक रखें कि आप जो है जो डाइट भी आप ले रहे हैं वो किस तरह की डाइट है और वो उसका इफ़ेक्ट जो है आपकी बॉडी के ऊपर किस तरह का हो रहा है, क्योंकि आपकी सेक्शुअल परफॉर्मेंस जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। समटाइम्स कुछ डायबिटिक्स जो होते हैं उनके लिए अल्टीमेटली जो है सोल्यूशन जो है वो बहुत कम बचते हैं अगर वो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल ना करें, तो सॉल्यूशंस बड़े कम होते हैं। जिसमें सबसे पहला सॉल्यूशन जैसे मैंने बताया कि अगर आप अपने लाइफ़स्टाइल को मॉडिफ़ाई करें, अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, तो यकीनी तौर पे आपका वेट रिड्यूस होगा, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल होगी, तो आपकी सेक्सुअल लाइफ जो है वो वापस आना शुरू हो जाएगी। समटाइम्स आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती, वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो उस सूरत हाल में मे बी ऐसा हो सकता है आपकी बाकी सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए, आपकी बाकी सेहत की इश्यूज़ को नज़र में रखते हुए हो सकता है कि आपको कहीं वियाग्रा और एडिशनल सपोर्ट जो दूसरी मेडिसिन जो होती हैं वो जो है वो आपको लेनी पड़ें, ताकि आपकी जो है वो शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो सके। बट अगर आप जो है अपनी लाइफ़स्टाइल के ऊपर काम करें, इसके साथ साथ आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, अपने वेट को कंट्रोल करें और मल्टीविटामिन्स जो हैं वो अगर आप टाइम टू टाइम लेते रहें, तो ऑनेस्टली टेलिंग यू द ट्रुथ कि आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब नहीं होगी, बल्कि आपका जो है वो लिबिडो भी उस तरह से डिक्रीज़ नहीं होता जिस तरह से कि उस इंसान में हो सकता है जिसकी डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल नहीं होती। तो आपकी सेक्सुअल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव करना शुरू कर देती है और बेहतर होना शुरू हो जाती है। समटाइम्स ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि डायबिटीज़ की वजह से आपको टेस्टोस्टेरोन जो कि ख़ास तौर पे सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में एक केमिकल, वो जो है वो कम होना शुरू हो जाए। तो इन चीज़ों का मॉनिटर करना जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। जब कभी भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ या आप अपने सेक्स थेरेपिस्ट के पास जाएँ, तो आप इन सारी चीज़ों के बारे में उनको ज़रूर मालूमात दीजिए, ताकि वो अकॉर्डिंगली आपका मैनेजमेंट प्लान जो है वो बना सकें। मगर अगर आप एक अच्छा लाइफ़स्टाइल अपनाते हैं जिसमें वेट का कम होना है, जिसमें स्ट्रेस का मैनेज होना है, जिसमें आपकी शुगर का कंट्रोल होना है, तो आपकी सेक्सुअल हेल्थ ऑटोमेटिकली इम्प्रूव कर जाएगी और बेहतर होना शुरू हो जाएगी। लोग जो हैं वो मुझसे पूछते हैं कि ऐसी कौन सी न्यूट्रिशनल जो डाइट है वो लें ताकि उनकी जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है, उनकी सेक्सुअल ड्राइव जो है वो बहुत बेहतर हो जाए। ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ऑफ कोर्स जब कभी हमारी डाइट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और हम प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स नहीं ले रहे होते, प्रॉपर न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की जो चीज़ें हमें लेने की ज़रूरत होती है वो हम नहीं लेते, तो ना सिर्फ हमारी जिस्मानी सेहत बल्कि हमारी सेक्सुअल हेल्थ भी जो उससे डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाती है, ख़राब होना शुरू हो जाती है। बहुत सारे ऐसे फूड हैं जिनको हमें लेने की ज़रूरत होती है, जो कि हमारी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को भी बढ़ाएँ और उसके साथ-साथ हमें ओवरऑल हमारी बॉडी को जो है वो भी स्ट्रेंथन करें और उसकी सेहत भी जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाए। बहुत ज़्यादा रिसर्चेज़ इसके ऊपर जो है वो की गई हैं कि ऐसी कौन-सी ख़ास तौर पे खुराक है, डाइट है, फूड है जो कि हेल्प करती है आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को। उसमें ख़ास तौर पे जो कुछ फूड हैं उसमें प्रोटीन्स का लेना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन्स में आप ले सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, फ़िश ले सकते हैं, चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मटन और बीफ जो है उसको ज़रा आप हफ़्ते में 2 हफ़्तों बाद 1 आध बार लें तो दैट्स बेटर। लेकिन व्हाइट मीट जो है वो ज़्यादा ले सकते हैं और एग वग़ैरह जो है वो आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से जो है वो फूड जो इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे स्पिनच यानी पालक जो होती है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साग वग़ैरह जो है उसमें बहुत ज़्यादा होती है आपकी जो आयरन होता है वो होता है। जितनी भी ग्रीन पत्तों वाली सब्ज़ियाँ होती हैं, उनमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए और अपनी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। उसके साथ-साथ जो है ख़ास तौर पे ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ड्राई फ्रूट में आप जो है वॉलनट इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। इसी तरह से जो है वो अंजीर का इस्तेमाल जो है, किशमिश का इस्तेमाल जो है, ये भी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ नेचुरल हर्ब्स होते हैं जो कि हम डे टू डे अपनी रोज़ाना का जो हम सालन बना रहे होते हैं, जो खाना हमारे घर बनता है, जो हंडिया हमारे घर बनती है, उसमें यूज़ होते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे सिनेमन आपने देखा होगा, आपने क्लोव देखा होगा और उसके अलावा जिंजर जो है यानी जो अदरक है, दालचीनी और कहवा जो है, ये बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ें जो हैं वो होती हैं सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। अगर आप इन तीनों का कहवा मिक्स करके रोज़ाना पीना शुरू करें, तो इससे आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस जो है वो ना सिर्फ ओवरऑल आपकी हेल्थ बेहतर होती है, बल्कि उसके साथ-साथ जो है वो आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी बेहतर होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से अगर आप अपनी डाइट में जो है वो वाले डाइट्स जिसमें ख़ास तौर पे बनाना है, पोटेशियम वग़ैरह जो होता है, बनाना को अगर आप इस्तेमाल करें, तो वो भी आपको सेक्सुअली बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं।
वाटरमेलन जो है ये भी इट इज़ टेकन एज़ कि ये सेक्सुअल परफॉर्मेंस और सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन एक जो है वो डाइट होती है। इसी तरह से मक्का रूट जो है वो एक ऐसी हर्ब है, एक ऐसा नेचुरल सुपर फूड है जो कि आपको सेक्सुअली बूस्ट करता है और बेहतरीन जो है वो यानी आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने में आपको हेल्प करता है। एल-आर्जिनिन एक और इंग्रीडिएंट है जो कि सुपर फूड है वो भी। उसको अगर आप इस्तेमाल करना शुरू करें तो वो भी आप हेल्थ को जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने में आपको हेल्प करता है। फिश में क्योंकि ख़ास तौर पे विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है, तो वो विटामिन ई जो है दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेक्सुअल हेल्थ। तो वो आप अगर फिश का इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं तो आपकी बॉडी में विटामिन ई की डेफिशिएंसी जो है वो पूरी होना शुरू हो जाती है। ज़िंक और आयरन ख़ास तौर पे आपको ग्रीन कलर की फूड से जो है वो मिल जाता है और इसी तरह से जो है विटामिन डी की कमी जो है, वो अक्सर लोगों में जो है वो देखी जाती है जिनको सेक्सुअल परफॉर्मेंस जो है उसका मसला हो रहा था, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ रहे होते हैं। सो विटामिन डी ऑफ कोर्स आप डायरेक्टली जो है वो सन से ले सकते हैं अगर आप अर्ली मॉर्निंग राइज़र हैं, तो आप अर्ली मॉर्निंग सन में बैठ के जो है विटामिन डी जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उससे। मगर उसके साथ-साथ जो है विटामिन डी आपको बहुत सारे नट्स हमारे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनमें से मिल सकता है। बट उसके साथ-साथ अगर आप टाइम टू टाइम जो विटामिन डी के कैप्सूल्स और विटामिन डी जो है अगर आप लेते रहें तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव जो है वो हो सकता है। ये वो चंद खुराकें हैं जो कि आपको सेक्सुअली बूस्ट करने में, सेक्सुअल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में आपको हेल्प कर सकती हैं। अगर आप अपनी डे रूटीन में इसी तरह की डाइट को अपना हिस्सा जो है बनाएँ, तो आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव हो सकती है। येस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट अनियन को मत भूलिए। अनियन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप अनियन जो है वो सैलेड के तौर पे यानी प्याज़ जो है सैलेड के तौर पे अपनी डाइट में इस्तेमाल करते रहेंगे, तो एक अच्छा आपको रिज़ल्ट जो है उसका देता है। बट अनियन को ख़ास तौर पे आपने दोपहर के वक़्त खाना होता है क्योंकि हर फूड खाना किस वक़्त है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसका खाने का टाइम जो है एक अच्छा टाइम जो है वो होना चाहिए जिसमें आपकी एब्ज़ॉर्प्शन भी अच्छी हो और उसके साथ-साथ जो है वो आपकी बॉडी के ऊपर एक पॉज़िटिव इफ़ेक्ट भी डाल सके। सो दीज़ फूड्स और ये जो भी मैंने कुछ सब्जियाँ, ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह मेंशन किए हैं, ये वो ड्राई फ्रूट्स और डाइट्स हैं जो कि आपको सेक्सुअली आपकी परफ़ॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं और इंक्रीज़ कर सकते हैं। डिस्फंक्शन और सख्ती और टाइटनेस का ना होना जो है ये बहुत ही कॉमनली जो है वो आदमियों में 40 से 70 साल की उम्र में जो है वो नज़र आता है। और आम तौर पे कहा यह जाता है कि ये आदमी यानी आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50% आदमी जो है इस चीज़ को एक्सपीरियंस जो इस मसले को कर रहे होते हैं कि उनका जो अज़ू होता है उसमें मुनासिब जो है वो टाइटनेस जो है वो नहीं हो रही होती। और बहुत सारे लोग जो हैं इन मसाइल का शिकार जो है वो बहुत सारी वजूहात की वजह से हो सकते हैं जिसमें ख़ास तौर पे प्रोमिनेंटली जो वजूहात हैं वो इनका स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा होना, यानी वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं या किसी और नफ्सियाती बीमारी का जैसे डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार होते हैं या फिर उनके रिलेशनशिप जो है वो उनका अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होता, यानी स्ट्रेस जो है उसको कहा यह जाता है कि एक मेन वजह जो है वो होती है ईडी की और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की। मगर इसके अलावा वो लोग जिनमें वज़न का जो है बढ़ जाना बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर जो वो लोग जो कि डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं या हाई कोलेस्ट्रॉल का शिकार हो जाते हैं, उन लोगों में भी ये देखा गया है कि ईडी जो है या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है या सख्ती और टाइटनेस का मुनासिब ना होना जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमनली जो है वो रिपोर्टेड है और पाया जाता है। ईडी को जब हम डिफ़ाइन करने की बात करते हैं तो इस बात का मतलब ये है कि टाइटनेस का बिल्कुल ना होना या फिर होने के बाद फ़ौरन जो है वो ख़त्म हो जाना जो है हम इसको कह सकते हैं कि ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। मगर इस बात का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कोई एक दफ़ा यानी अगर आप अपने हस्बैंड अगर अपनी वाइफ से जो है वो मिल रहे हैं और अगर उसमें कोई 10 दफ़ा वो एक दूसरे से मिले और उनमें से कोई एक दफ़ा जो है वो ईडी का शिकार हो गए हैं या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है वो हो गया, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि उनको इरेक्टाइल जो डिस्फंक्शन का मसला जो है वो हो गया। अगर कोई एक आध बार ऐसा महीने में, साल में, 6 महीनों में हो जाता है तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि आपको ये मसला है। हाँ, अगर ये मसला मुसलसल होता रहे तो इसका मतलब ये है कि आपको ईडी जो है वो हो रही है और वो ईडी जो है वो साइकोजेनिक यानी कि वो नफ्सियाती होने के उसके ज़्यादा चांसेस हैं। उसकी रीज़न्स जो हैं जैसे मैंने पहले भी आपको बताई हैं कि हो सकता है कि कोई ना कोई साइकोलॉजिकल रीज़न जो है वो हो रही हो या फिर कोई बॉडीली रीज़न जो है वो हो गई हो, मसलन जैसे डायबिटीज़ हो सकती है, जैसे ब्लड प्रेशर वगैरह का इशू जो हो सकता है या फिर आपका वेट में जो है वो एक मार्क्ड चेंज आया है
जिसकी वजह से ईडी जो है वो कॉज हो सकता है। बट एट द सेम टाइम अगर आपका अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप नहीं है और आपका इंटरेस्ट जो है वो उस तरह से एक दूसरे के साथ नहीं है, आप दोनों एक दूसरे को सेक्सुअली अट्रैक्ट नहीं करते, तो उस सूरत हाल में भी ईडी जो है वो कॉज हो सकता है। समटाइम्स जो है लोगों को बहुत ज़्यादा, एक तो इरेक्शन का ना होना, कम होना और जल्दी ख़त्म हो जाना जो है वो ये इशू हो सकता है। और समटाइम्स जो है लोगों को प्रलॉन्ग इरेक्शंस जो हैं वो उनका भी इशू होता है कि जिसमें बहुत लंबे टाइम तक जो है वो इरेक्शंस जो हैं वो रहती हैं, जो कि समटाइम्स पेनफुल भी होती हैं। मगर जिन लोगों को ईडी का जो मसला होता है, यानी मुनासिब ना होना या जल्दी ख़त्म हो जाना जो है, इरेक्शन का जल्दी ख़त्म हो जाने का मसला होता है, वहाँ पे जो चीज़ सबसे ज़्यादा उस चीज़ को बढ़ा देती है वो होती है एम्बैरेसमेंट, यानी शर्मिंदगी, कि आपको अपने पार्टनर के सामने शर्मिंदगी बहुत ज़्यादा हो रही होती है। अब ये जो एक थॉट है कि आपको शर्मिंदगी हो रही है, और इसी तरह से अगर आपके पार्टनर ने आपके बारे में कोई बात कह दी है, कोई चीज़ कह दी है, या आपको उसके ऊपर कोई रिमार्क कर दिया है, रिमार्क्स दे दिया है कि जी आप जो है वो यानी ये क्या है, या कोई अजीब सी अनसेटल सी सिचुएशन अगर क्रिएट हो गई है, तो फिर आप देखते हैं कि वो थॉट जो है वो आपके दिमाग में बार बार आता है। और हर वक्त, हर टाइम पे जब अपनी पार्टनर से मिलने के लिए जाते हैं, आप अपनी वाइफ से मिलने के लिए जाते हैं, तो वही थॉट आपके दिमाग में जो है वो चल रहा होता है, और वो फिर वो उसी तरह से आपको इरेक्शन का मसला जो है वो होता है, यानी ईडी जो है वो होना शुरू हो जाता है, आपको फील होना शुरू हो जाता है कि जी ईडी है, और वो परसिस्ट कर रहा होता है, जबकि उसकी कोई बायोलॉजिकल और मेडिकल रीज़न ऐसा सच आपको नज़र नहीं आती। इलाज किस तरह से किया जा सकता है? सबसे पहले जो ईडी को ट्रीट करने का एक बहुत ही आसान और ख़ुद से आप जो अपने आप को हेल्प कर सकते हैं वो ये है कि सबसे पहले एक तो अपनी सेक्शुअल हेल्थ का जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करें, यानी डिफरेंट टेक्निक्स, जैसे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, आप पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आ सकते हैं, जो चीज़ें आपको स्ट्रेस कॉज कर रही हैं, ताकि आपका जो साइकोजेनिक, जो नफ्सियाती आपको जो इरेक्शन का इशू हो रहा है वो रिजॉल्व हो जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आप फिज़िकल एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी अपने वेट के ऊपर एक चेक रखना जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितने ज़्यादा लीन होते हैं, जितने ज़्यादा आपका वेट कम होता है, उतना ही आप बेहतर सेक्सुअली परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो उसका एक चेक रखें, क्योंकि ईडी की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो आपके जो आपका प्राइवेट पार्ट होता है, जैसे आपके पेनाइल एरिया जो होता है, उसमें फैट्स का आ जाना जो है वो भी एक जो है इसका रीज़न जो है वो हो सकता है। देन अगर आपका कोई मेडिकल इशू है तो उसकी प्रॉपर मेडिकेशन जो है वो लेने की कोशिश करें, ताकि वो कंट्रोल जो है वो हो सके। और अपने जो है मूड के ऊपर जो है ज़रूर चेक रखिए, अपने पार्टनर के साथ ओपन कम्युनिकेशन कीजिए, और पार्टनर से ख़ास तौर पे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने पार्टनर को कोई नेगेटिव रिमार्क्स जो है मत पास कीजिए, जो उनकी ईगो को जो है वो हर्ट करें, और फिर उनके लिए मसला पैदा हो जाए कि वो अपने आप को बेहतर कर सकें। एंड अगर आप खुद से अपने इरेक्टाइल डिसफंक्शन को जो है वो मैनेज नहीं कर पा रहे, तो फ़ौरन जो है अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए, और ख़ास तौर पे किसी सेक्स थेरेपिस्ट से जो है रुजू कीजिए, ताकि आपको आपके मसले का इन एक्चुअल जो है वो हल मिले, रादर कि आप दवाइयों के ऊपर शिफ्ट हों बगैर जाने हुए कि आपको दवाइयों। वो ऑफ कोर्स जब वो आते हैं तो बताते हैं कि उनका पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो किस तरह से रहा है, मेडिसिन के साथ किस तरह से वो चीज़ें जो वो यूज़ करते रहे। बहुत सारी मेडिसिन आपको मार्केट में अवेलेबल नज़र आती हैं जो कि आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंसेस को बढ़ाती हैं। बहुत सारे स्प्रेज आपको नज़र आते हैं जो कि आपके प्लेजर को, आपकी टाइमिंग को इंक्रीज़ करते हैं, और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन भी आपको नज़र आती हैं जो आपकी डिज़ायर को भी बढ़ा देती हैं। लेट मी टेल यू, ये सारी ड्रग जो कि आपको इंस्टेंट जो है वो एक स्पर देती हैं, इंस्टेंट आपके अंदर जो है एक सेक्सुअल एनर्जी बूस्ट कर देती हैं, आपकी डिज़ायर बढ़ाती हैं, आपका टाइम बढ़ाती हैं। ये ड्रग्स जो हैं अगर आप परमानेंटली यूज़ कर रहे हैं या यूज़ करते हैं, या आपको इनका शौक़ है, या आपकी बॉडी को इसकी ज़रूरत होगी है, तो दीज ड्रग्स आर नॉट फॉर यू। नॉट फॉर यू का मतलब ये है कि आपको नहीं पता कि क्या वाकई आपकी बॉडी को इन ड्रग्स की ज़रूरत है या नहीं, इन स्प्रेज की ज़रूरत है या नहीं, बट आप कॉन्टीन्यूसली इन चीज़ों को यूज़ करके अपनी बॉडी में एक ऐसा परमानेंट चेंज ले आते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो इन ड्रग्स के ऊपर
व्याग्रा, सियालस या बहुत सारे और स्प्रेज और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनके ऊपर आपकी बॉडी की डिपेंडेंसी जो है वो हो जाती है। अब जब तक आप ड्रग नहीं यूज़ करते तब तक आपको ना वो डिज़ायर फील होती है, ना वो इरेक्शन और टाइम आपका होता है। बट अल्टीमेटली कुछ अरसे के बाद आप देखते हैं कि आपके ऊपर वो ड्रग्स भी इफ़ेक्ट करना बंद कर जाती हैं, क्योंकि आपकी बॉडी जो है उसमें टॉलरेंस यानी उन दवाइयों के ख़िलाफ़ भी कुछ ऐसी चीज़ें बन चुकी हुई होती हैं जो कि उन दवाइयों को इफ़ेक्ट नहीं करने देती। थिंक फॉर अ वाइल, 1 मिनट के लिए सोचिए कि लेट्स से कि आपकी बॉडी को व्याग्रा, सियालस या किसी और स्प्रे की ज़रूरत ही नहीं थी, मगर आपने अपने ही माइंड की वजह से, अपनी ही सोच की वजह से, अपने ही किसी डर की वजह से, अपनी ही किसी जो प्रैक्टिस है आपकी गलत प्रैक्टिस की वजह से जो है वो आपने, या अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से, अपने जो आपके दिमाग में ख्यालात आ रहे हैं उनकी वजह से अगर आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल कर ली तो इन्होंने आपकी नॉर्मल सेक्सुअलिटी को हैम्पर कर दिया। जबकि इसका सही रास्ता जो था वो ये था कि आप अपने बिहेवियर के ऊपर काम करते हैं। आप सबसे पहले ये समझते हैं कि असल में ये जो आपका सेक्सुअल प्रॉब्लम है इसकी वजह क्या है, क्या इसमें मुझे वाकई मेडिसिन लेने की भी ज़रूरत है या नहीं है। अगर आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत है तो वो कौन सी मेडिसिन है जिसकी आपको ज़रूरत है, वो कौन सी ऐसे चीज़ें हैं या प्रैक्टिसेस हैं जो आपको सीखने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग जो हैं बगैर कुछ सोचे समझे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं बगैर सोचे समझे खुद ही सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर भी चले जाते हैं। जब आप उनकी असेसमेंट करते हैं, जब आप उनके टेस्ट वगैरह करवाते हैं, उनका बॉडी का जो है वो लेवल चेक करने की चीज़ों की कोशिश करते हैं तो आपको पता चलता है कि डैमेजेस बहुत बुरे हो चुके हुए हैं। इससे पहले कि आप कोई भी दवाई इस्तेमाल करें अपनी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, ज़रूर जान लीजिए कि क्या आपको इस दवाई की ज़रूरत है या नहीं है। उसके लिए आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। उसके लिए आप सबसे बेहतरीन जो बंदा है जो आपको हेल्प कर सकता है वो है सेक्स थेरेपिस्ट। आप हमारा क्लिनिक जो है वो विज़िट कर सकते हैं, जिसमें हम आपको गाइड कर सकते हैं कि क्या आपका प्रॉब्लम जो है इसमें दवाई की आपको ज़रूरत है, नहीं है, इसमें क्या दूसरी ऑप्शन जो हैं, क्या साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आपको इसमें बेहतर करेगा, क्या आपको अपनी प्रैक्टिस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्या आपको अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको हेल्प कर सकती है बजाय इसके कि आप व्याग्रा वगैरह जो है वो इस्तेमाल करना शुरू हो जाएं। बिकॉज व्याग्रा सिर्फ आपकी सेक्सुअल हेल्थ को इफेक्ट नहीं कर रही, बल्कि आपको ब्लड प्रेशर, आपका स्टमक ख़राब, हेडेक, नींद का ख़राब हो जाना और बहुत लॉन्गर इरेक्शंस जो होती हैं, यानी बहुत लॉन्ग टाइम के लिए जो एक सख्ती और टाइटनेस आप अपने पार्ट में फील करते हैं, उन सारी चीज़ों को भी कॉज कर रही होती है। और उसके साथ साथ फिर आपके पार्टनर की एक एक्सपेक्टेशन जो है वो बढ़ जाती है। जब आप व्याग्रा या मुख्तलिफ स्प्रेज वगैरह यूज़ करते हैं तो आपके पार्टनर का एक लेवल सेट हो जाता है कि मेरे पार्टनर की टाइमिंग या उसकी स्ट्रेंथ इस तरह की है, एवरी टाइम फिर आपको वो यूज़ करना पड़ती है। और जिसकी वजह से अगर आप वो नहीं यूज़ करेंगे, आपकी वो परफॉर्मेंस नहीं होगी, आपके पार्टनर की सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, तो फिर अल्टीमेटली एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। सो आप व्याग्रा इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप सियालिस इस्तेमाल करना चाहते हैं, या आप कोई स्प्रेज इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने आप से सवाल कीजिए कि क्यों यूज़ करना चाहते हैं, क्या आपको इसकी ज़रूरत है या नहीं। क्या आपका मसला जो है वो सिर्फ एक आपके प्रैक्टिस का मसला है, क्या आपकी टाइमिंग का मसला है, क्या आपके मे बी किसी थॉट की वजह से आपका ये मसला हो रहा, उसके ऊपर काम कीजिए। और उसके लिए बेहतरीन हल है कि आप जो है वो सेक्स थेरेपिस्ट को कांटेक्ट कीजिए, उनका क्लिनिक विजिट कीजिए, वो आपको ज़्यादा बेहतर तौर पे गाइड कर देंगे। और अगर आपको इवन व्याग्रा और सियालस या कोई और चीज़ यूज़ करने की भी ज़रूरत होगी तो वो आपको उसके ऊपर भी गाइड करेंगे वाले हैं। वो हम बात करने वाले हैं बहुत सारे आदमियों के कॉमन प्रॉब्लम के ऊपर। वो कॉमन प्रॉब्लम जो है वो है टाइमिंग का इशू, यानी हाउ दे कैन प्रलोंग देयर टाइम इन द बेड। किस तरह से होगा ये, यू कैन सी माई फेशियल एक्सप्रेशंस के मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि हर क्लाइंट जो आता है या इवन उसका फीमेल पार्टनर भी जो आता है तो वो अक्सर कंप्लेन जो होती है वो टाइम की होती है और आदमियों की भी टाइम की होती है। एट द सेम टाइम आदमी जो कि एक मुनासिब टाइम भी जिनका होता है, जिनकी टाइमिंग थोड़ी सी बेहतर भी होती है, लाइक 10-12 मिनट्स भी होते हैं, उनको भी ये लगता है कि ये काम है और इससे बहुत ज़्यादा जो है वो होनी चाहिए। जिसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ पे लोगों को ये लगता है कि वो मर्द जो कि बच्चा नहीं पैदा कर सकता वो मर्द नहीं है, वो मर्द जो कि अच्छा टाइम नहीं है जिसका वो मर्द नहीं है। यानी हमारे यहाँ पे हमने सेक्सुअलिटी के साथ इंसान को जोड़ दिया। वो पूरे इंसान की वो जो एक कहते हैं ना कि इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है, अगर वो सेक्सुअली बेहतर परफॉर्म कर रहा है तो वो शायद उसको आप मर्द भी एक्सेप्ट करते हैं, और अगर औरत जो है बच्चा पैदा कर रही हो तो फिर आप उसको औरत भी। ये डायलेमा ऑफ दिस सोसाइटी है बेसिकली। एंड ऑफ कोर्स टाइमिंग जो है वो लोगों के लिए बहुत बड़ा इशू जो है वो होता है, जबकि अगर आप नॉर्मल टाइम की बात करेंगे तो दैट इज़
more than enough for female and male. 4 minutes, 4 to 10 minutes are more than enough for females and males. ये टाइम जो है वो नॉर्मेलिटी में कंसिडर किया जाता है और ये नॉर्मल टाइम है. पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए. लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें. ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से. हाँ, ये बढ़ा कैसे सकते हैं आप, इसको मज़ीद किस तरह से इंक्रीज़ किया जा सकता है. सबसे पहले तो जो आपके टाइम कम होने की वजूहात हो सकती हैं वो ये हैं कि जी आप में भी बहुत लंबे टाइम के लिए आप स्ट्रेस में से गुजर रहे हैं और उसकी वजह से आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो इफ़ेक्ट हो चुकी हुई है और आपका टाइम जो है वो अल्टीमेटली कम, यानी आपकी बॉडी रिस्पॉन्स उसको जो है वो कम मिल रहा है और वो हो रहा है. देन दूसरी एक मेजर वजह जो हो सकती है वो ये कि वो लोग जो कि महीनों में, सालों में कोई एक आध बार जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी में जाते हैं, उन लोगों का जो है टाइम जो है वो कम हो सकता है क्योंकि वो सेक्सुअली उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है जो उनको हेल्प कर पाए टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए. लेकिन सबसे अहम वजह जो टाइम के कम होने की है, जो आपको शायद लगता होगा कि कहीं पता नहीं टेस्टोस्टेरोन लेवल लोगों का कम हो जाता है या उनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स कम हो जाती है या कोई बॉडी नुक्स पड़ जाता है इंसान को, तो उसकी वजह से होता है. बिल्कुल ऐसा नहीं है. जो टाइम कम होने की सबसे मेजर वजह है वो है आपकी प्रैक्टिस, कि आप किस तरह से सेक्सुअल एक्टिविटी में परफॉर्म कर रहे हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है जो आपके टाइम को इफ़ेक्ट करती है, यानी आपकी प्रैक्टिस, कि आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान. यही आपके टाइम को इफ़ेक्ट कर रहा होता है. और उसके साथ साथ फिर जो एक और चीज़ उसको यानी जो इस चीज़ को बढ़ावा दे सकती है या कम कर सकती है वो है आपका थॉट. आप सोच क्या रहे हैं, आप सोच क्या रहे हैं और आप कर क्या रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं. ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके टाइम को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं. हम लोगों को बज़ाहिर ये लगता है कि सेक्सुअल एक्टिविटी जो है ये सिर्फ प्राइवेट पार्ट्स की एक जिसको कहते हैं आप कारकर्दगी है. नॉट एट ऑल. एक्चुअली सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो आपके दिमाग की एक्टिविटी है. ये इसका बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक जो है सेक्सुअल एक्टिविटी का वो आपके दिमाग के साथ होता है. आप जितने ज़्यादा पुरसकून होते हैं, जितने ज़्यादा आप उस एक्टिविटी को एंजॉय कर रहे होते हैं, जितने ज़्यादा आप उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, आप उतना ही ज़्यादा अपना बेड टाइम इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप उतना ही ज़्यादा अपना कनेक्शन विद योर स्पाउस, पार्टनर आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा जो है आप उस चीज़ से प्लेजर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. मगर अगर आपके दिमाग में आप इस वक्त हैं तो अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ, शोहर के साथ, बीवी के साथ, मगर आप सोच काम की रहे हैं, आपके दिमाग में और हज़ारों जो अनफिनिश बिजनेसेस हैं वो पड़े हुए हैं, या फिर उसके साथ साथ आपके दिमाग में ये चल रहा है कि पता नहीं मेरा पार्टनर सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा, या फिर ये चल रहा है कि ओहो अभी इरेक्शन लूज़ हो जाएगी, अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा, टाइम ख़त्म हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा. अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका टाइम जो है वो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, ना आप अपनी इस एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं, बल्कि आपका बेड टाइम जो है वो शॉर्टन भी हो सकता है और उसकी जो जैसे मैंने कहा 4 to 10 मिनट्स आर मोर देन इनफ होता है, तो वो भी जो है आपका हो सकता है 4 मिनट्स तक या 3 मिनट्स में ही जो है आप जो अपने क्लाइमेक्स तक पहुंच जाएं या इजैकुलेशन जो है वो हो जाए. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी प्रैक्टिस क्या है. एंड टाइम को इंक्रीज़ करने के लिए, बेड टाइम को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत छोटी छोटी सी टिप्स जो हैं वो मैं अभी आपसे शेयर करूँगी जिसकी मदद से आप ये कर सकते हैं. मगर ऑफ़ कोर्स जैसे मैंने कहा कि ये बड़ा देखना ज़रूरी होता है कि आपके माइंड और आपके प्राइवेट पार्ट के बीच में जो एक कनेक्शन बना हुआ है वो कनेक्शन किस तरह का है, क्योंकि उस कनेक्शन के ऊपर सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्ड होती हैं और वही चीज़ें जो हैं वो रन कर, आपका दिमाग और आपके प्राइवेट पार्ट के बीच में जो कनेक्शन है वो चीज़ों को रन कर रहा होता है. सो एक तो आप ये ज़रूर देखिए कि कहीं आपका वेट बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा. अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपका पेट निकल रहा है, तो लेट मी टेल यू कि आपके फ़ैट्स जैसे इंक्रीज़ होते हैं तो आपके पेनाइल एरिया में भी आपके फ़ैट्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं. जब वो फ़ैट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी जो है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस जो उसकी वजह से इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है. अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है तो आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी इफ़ेक्ट होगी, आपका टाइम जो है वो इफ़ेक्ट हो सकता है. इसी तरह से अगर आपके अपने पार्टनर के साथ आपकी केमिस्ट्री पॉजिटिव नहीं है, आपका उसके साथ ताल्लुक़ पॉजिटिव नहीं है, या वो आपके लिए एक अच्छी वाइब्स नहीं आती, तो आपका टाइम, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी, हर चीज़ जो है वो
इफ़ेक्ट हो जाती है। इफ़ यू रियली वांट टू वर्क ऑन योर टाइमिंग और बेड टाइम को ज़्यादा प्लेजरेबल बनाना चाहते हैं, तो फिर से ये बात कह रही हूँ, चीज़ों को एक्साइटेड रखिए। अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स ज़रूर सीखिए। एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का, अगर आप, जिसको आप पंजाबी में या किसी और तरह की चीज़ें अक्सर हम सुनते हैं कि अगर आप लंबी रेस के घोड़े रहना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज को अपनी रूटीन बनाइए, और ख़ास तौर पे उसमें पुशअप्स जो होते हैं उनको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज पुशअप्स जो हैं एक्सरसाइज में वो आपके पेनाइल एरिया को, आपके लोअर एब्डोमेन को स्ट्रॉन्ग करते हैं और आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी को बेहतर करते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपको ओबेसिटी है, मोटापा हुआ है, तो आप कोशिश करें कि अपने जो है वेट को कम कीजिए, क्योंकि वेट किलर है आपके सेक्सुअल एक्टिविटी का, आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस का। इसको कम कीजिए तो आप ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। देन अगेन कुछ चीज़ें अपनी प्रैक्टिस को ज़रूर वॉच कीजिए, और ये प्रैक्टिस को वॉच करने वाली जो बात है ये, क्योंकि आप खुद से नहीं कर सकते तो बेहतर ये है कि आप किसी प्रोफेशनल से इसके बारे में ज़रूर डिस्कस कीजिए, ताकि वो आपको बता सके कि बेसिकली एरर कहाँ पे आ रहा है, कहाँ क्या मसला आ रहा है, सो दैट आप अपनी प्रैक्टिस को बेहतर कर सकते हैं। और बेहतर करने की कुछ पर्टिकुलर टेक्निक्स आपके प्रॉब्लम के हिसाब से आपको बताई जा सकती हैं। बेहतर है कि आप डिस्कस करें और फिर अकॉर्डिंगली आपको वो प्रैक्टिस टेक्निक्स जो हैं बताई जा सकें, जिनसे आप अपने टाइम को बहुत ज़्यादा प्रलॉन्ग जो है कर सकते हैं। एंड देन अगेन अपनी डाइट को वॉच आउट कीजिए कि आप डाइट में कहीं बर्गर्स, कोक्स वगैरह, मीठा, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा तो नहीं ले रहे, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें ले रहे हैं, एंड स्मोकिंग, लेट मी टेल यू, स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द फैक्टर जो कि आपकी टाइमिंग को बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट करता है। अगर आपकी रूटीन में ये सारी चीज़ें हैं तो इनको कट शॉर्ट करें। फिर अगेन वही कहूँगी कि अगर लंबे टाइम के लिए अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, बेहतर सेक्सुअली परफॉर्म करना चाहते हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर ख़ास तौर पे ध्यान दें। मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, बिकॉज जितना ज़्यादा आप मेंटली पॉजिटिव होंगे, रिलैक्स्ड होंगे, आप उतना ज़्यादा बेहतर सेक्सुअली परफॉर्म कर पाएंगे। कि औरतों में नॉर्मली जो है लो सेक्सुअल ड्राइव जो है क्यों होती है, क्या रीज़न्स हैं उसके, और उसको बेहतर किस तरह से किया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। नॉर्मली देखा यह जाता है कि अक्सर जब आदमी आते हैं तो उनकी तरफ से जो है रिपोर्ट ये होता है कि जी उनकी वाइफ जो है कोऑपरेट नहीं कर रही होती, और जब आप उनके फीमेल पार्टनर से बात करते हो तो पता चलता है कि दे डोंट लाइक इट, यानी वो पसंद ही नहीं करती, उनका दिल नहीं करता, और वो नहीं चाहती कि वो इतना ज़्यादा इंटीमेट हों अपने शोहर के साथ, जितना कि यानी उनके शोहर की डिमांड भी है। उसको भी अक्सर इस तरह से देखा गया कि रिजेक्शन जो है इस बात के ऊपर होती है, और आम तौर पे ना जो है वो आदमियों को ज़्यादा सुनना पड़ती है, या फिर उसकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सक्यूजेस बहुत सारे फीमेल्स के पास होते हैं। इस लो सेक्स ड्राइव के जो रीजंस हैं वो काफ़ी सारे हैं, और इस नो के रीजंस जो हैं वो भी काफ़ी सारे हैं। पहले हम देखेंगे कि लो सेक्सुअल ड्राइव जो है फीमेल्स में उसके क्या रीजंस होते हैं। बेसिकली क्योंकि जितना ज़्यादा आप सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, जितना ज़्यादा आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, उतना ही ज़्यादा आपकी ड्राइव उतनी ज़्यादा हाई होती है। हमें नॉर्मली तो इस तरह से लगता है कि शायद जो है वो सेक्स ड्राइव जो है वो इंसान की बस जी है तो वो है, और बस उसका एक्टिविटी के साथ कुछ लेना देना नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैं बहुत सारी अपनी वीडियोस में ये चीज़ बताती हूँ कि खाना पीना सोना और सेक्स जो है ये हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं। ये हमारे हाथ में है कि हम इनको कितना बढ़ाते हैं, इनको कितना कम करते हैं, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। जिस तरह से कोई भी इंसान जो है वो अगर एक रोटी खा के भी उसका पेट भर सकता है, 2 रोटियां खा के भी पेट भर सकता है, और कोई एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसको हर वक्त खाने का जो है वो शौक रहे। सेक्स भी बिल्कुल इसी तरह से ही है। किसी एक इंसान की फ्रीक्वेंसी वंस इन अ डे हो सकती है, ट्वाइस इन अ वीक हो सकती है, और 1 महीने में 1 दफ़ा भी हो सकता है, और एवरी डे भी हो सकता है। यानी ये हर इंसान के अपने हाथ में है कि वो अपनी फ्रीक्वेंसी को किस तरह से बढ़ाता है। बट ये फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा हो तो आप सेक्सुअली एक्टिव भी रहते हैं, आपकी जो सेक्स ड्राइव है वो भी हाई रहती है, फीमेल्स में भी खास तौर पे। मगर फीमेल्स क्योंकि बहुत लेस एक्टिविटी में होती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि आदमियों की होती है। उस लेस फ्रीक्वेंसी की वजूहत भी यही होती हैं कि यूजुअली क्योंकि वो उतना ज़्यादा प्लेजर नहीं फील करती, उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं फील करती, उनको सेक्स उतना अच्छा नहीं लगता। उनको लगता है कि सेक्स जो है वो तो सिर्फ आदमियों के लिए होता है, इसका औरत से कुछ भी लेना देना नहीं है। या आमतौर पे हम देखते हैं कि वो बात करती हैं कि जी आप अगर शोहर उनसे कह देते हैं या इनिशिएट करते हैं चीज़ों को, तो उनको कहते हैं आपको हर वक्त एक ही बात सुनाई देती है, या आप हर वक्त एक ही बात जो है वो चाहते हैं, या यही वो काम है जिसके लिए आप मेरे पास आते हैं। तो
तो ये वाली चीज़ें जो हैं इस तरह की होती हैं जो कि अफेंड करती हैं उनके पार्टनर को भी, उनको भी रिजेक्शन भी फील होती है, बुरा भी लगता है और अपनी इंसल्ट भी फील होती है। मगर ये सारी चीज़ें एक फीमेल इसलिए कर रही होती है कि विद पैसेज ऑफ टाइम और कम फ्रीक्वेंसी की वजह से, यानी कम सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से उसकी सेक्स ड्राइव जो होती है वो नीचे चली गई होती है, कम हो जाती है। जब एक इंसान की ड्राइव ही ज़्यादा नहीं होगी तो वो सेक्सुअली अपने पार्टनर का साथ भी उतना ज़्यादा नहीं दे सकता। अब लो सेक्स ड्राइव जो है, एक तो फ्रीक्वेंसी के कम होने की वजह से कम हो जाती है औरतों में क्योंकि वो कम करती हैं। फिर सेक्सुअल पॉजिटिविटी, अगर आपके दिमाग में सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो अगर पॉजिटिवली एसोसिएटेड नहीं, अगर आपके दिमाग में ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, एक बुरी चीज़ है, ये एक गंध है, तो देन भी आपकी सेक्सुअल ड्राइव जो है वो लो होती है, कम होती है। फिर औरतों के सिस्टम जो अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम है जिसमें हार्मोन्स का लेना देना जो है, यानी हार्मोन्स का फंक्शन जो है, जो हार्मोन्स का रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा होता है कि यूजुअली औरतें जो हैं, क्योंकि उनके हार्मोन्स का बैलेंस होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। 3 हार्मोन्स आदमियों में भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और फीमेल्स में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और उन तीनों हार्मोन्स में से किसी एक की कमी भी जो होती है वो औरतों में सेक्सुअल ड्राइव को कम कर सकती है। अब वो हार्मोन्स की कमी बेशी औरतों को क्यों होती है? हम देखते हैं कि हमारे यहाँ की डाइट बहुत ज़्यादा अनहेल्दी डाइट जो है वो हमारी होती है। हम उतनी हेल्दी डाइट नहीं लेते जिसकी वजह से हार्मोन जो है इम्बैलेंस हो जाते हैं। औरतों की फिजिकल एक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं होती, मसलन वो एक्सरसाइजेस वगैरह नहीं करती, वो योगा वगैरह नहीं करती, उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखती, जिसकी वजह से जो है हार्मोनल एक्टिविटी जो है वो कम हो सकती है। जिस्म की एक्टिविटी कम होगी तो फिर हार्मोन्स भी उसकी वजह से इफेक्ट हो सकते हैं। आम तौर पे औरतें जो हैं, क्योंकि जब बच्चे पैदा करती हैं ख़ास तौर पे, तो औरतों को एक तो ऑटोमेटिकली उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के बाद जो है उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं और डिलीवरी के बाद उनमें और भी बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि 3 हार्मोन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ख़ास तौर पे सेक्सुअलिटी और सेक्स बिहेवियर और ड्राइव के लिए। अगर उनमें से कोई एक भी कम हो जाए तो फिर जो है सेक्स ड्राइव जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाती है, या उतना ज़्यादा सेक्स के बारे में लोगों का दिल नहीं कर सकता या वो नहीं करना चाहते। सो प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद भी यूजुअली चीज़ें जो हैं वो इस तरह से हो जाती हैं कि औरतों के हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं और वो कम उनका दिल करता है कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी में जाएं। देन औरतें अपने वेट की तरफ उतना ज़्यादा जो है वो ध्यान नहीं देती। पीसीओएस वगैरह के इश्यूज जो हैं वो औरतों को बहुत ज़्यादा कॉमनली नज़र आते हैं। वेट इंक्रीज बहुत ज़्यादा नज़र आता है। जब आपका वेट इंक्रीज होता है, पीसीओएस वगैरह के इश्यूज होते हैं, तो उस सूरत हाल में भी लो सेक्स ड्राइव जो है वो कॉज हो जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो साइकोलॉजिकल वजह जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि बहुत सारी औरतें जो हैं, क्योंकि उनके लिए सेक्सुअल एक्टिविटी इतनी प्लेजरेबल नहीं होती, वो इतनी खुशी से उस चीज़ को नहीं कर रही होती। अब खुशी से क्यों नहीं करती? क्योंकि हस्बैंड हमेशा अपनी ज़रूरत के बारे में ज़्यादा सोचता है और अपनी वाइफ की ज़रूरत के बारे में कम सोचता है। अक्सर ये देखा गया कि औरतें ज़्यादातर सेक्सुअली डिससेटिस्फाई रहती हैं और आदमी जो है वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। औरतों को उस तरह से जो है वो लव मेकिंग या उनको उस तरह से जो है एंटरटेन नहीं किया जाता जैसे कि उनको पसंद होता है या वो चाहती हैं। तो जिसके नतीजे में जो है वो सेक्सुअली उतनी ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हो पाती हैं, और सेटिस्फाई ना होने की वजह से वो अक्सर अपने हस्बैंड को ना करती हैं और उसकी तरफ नहीं जाती, और ना करने की वजह से वो खुद भी अंडरस्टैंड नहीं करती कि सेक्सुअल एक्टिविटी जो है हस्बैंड से ज़्यादा वाइफ के लिए ज़रूरी है, और वाइफ के लिए इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है उसका पूरा बॉडी सिस्टम जो है वो डिपेंडेंट है इस चीज़ के ऊपर। क्योंकि अगर आप बहुत सारे टाइम के ऊपर एक सेक्सुअल एक्टिविटी को इनिशिएट करते हैं, जो कि आमतौर पे हमारे यहाँ पे होता है कि औरतों की सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो शुरू हो जाती है, मगर जब तक वो पूरी सेटिस्फाई नहीं हो पाती या उनको ऑर्गेज़म नहीं आता, तब तक उनकी बॉडी जो है वो वो उसी इन्फ्लेमेटेड जो है वो पोजीशन में रहती है। अब यूजुअली होता है कि औरतों को ऑर्गेजम्स बहुत कम होते हैं, और औरतें जब इन्फ्लेमेटेड ही पोजीशन में उनकी बॉडी जो है वो रह जाती है, यानी वो प्रिपेयर हुई होती है मगर वो सेटिस्फाई नहीं हुई होती, जब वो इन्फ्लेमेटेड ही रह जाती हैं तो देन उनके लिए पेन बहुत ज़्यादा होता है। यानी सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत सारी औरतों के लिए पेन की एक्टिविटी भी होती है और उनको लोअर एब्डोमेन पेन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। जब वो पेन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है तो फिर उनकी एवर्जन आती है सेक्सुअल एक्टिविटी से, और एवर्जन होने की वजह से आमतौर पे औरतें जो हैं वो लो सेक्सुअल ड्राइव की तरफ जाना शुरू कर देती हैं। इसी तरह से अगर हस्बैंड अपनी सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते, यानी लो इंटरेस्ट जो है, अगर आपके पार्टनर में लो इंटरेस्ट है, सेक्स में लो इंटरेस्ट है, दैट कॉजेस लो सेक्सुअल ड्राइव। अगर पार्टनर आपको यानी
अगर वो उतनी जिस्मानी सफाई सुथराई अगर मैटर करती है किसी को, उसका ख्याल नहीं रखता, वैसे ही वो आपसे मिलता है, तो फिर भी लोगों का इंटरेस्ट उसमें ख़त्म हो सकता है और वो यानी फीमेल जो है वो इनएक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करेंगी और फिर वो उस तरह से ना चीज़ों को एंजॉय करती हैं, ना ही अपने पार्टनर का उस तरह से साथ देती हैं, और वो उनके लिए एक नेगेटिव चीज़ बन जाती है और उनकी सेक्सुअल ड्राइव जो है वो अल्टीमेटली कम होना शुरू जो है वो हो जाती है। देन एज बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करती है। जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हैं औरतों में, क्योंकि जो उनकी मंथली पीरियड्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनकी सेक्सुअलिटी में, उनके हार्मोन्स को बैलेंस करने में। जैसे जैसे औरतों का मेनोपाज स्टार्ट होने की एज जो है वो आना शुरू हो जाती है, और अगर वो अपनी पूरी ज़िंदगी में भी लेस सेक्सुअली एक्टिव रही हों तो फिर वो सेक्सुअल एक्टिविटी और उसका वो जो ड्राइव है वो और भी ज़्यादा कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू उन औरतों के जो कि अपनी, बेशक वो मेनोपाज की स्टेज के ऊपर जा रही हैं मगर वो सेक्सुअली एक्टिव बहुत ज़्यादा रही हैं, तो उनकी ड्राइव जो है ज़रा कम नीचे जाएगी, मगर उन औरतों की ज़्यादा नीचे चली जाती है और कम हो जाती है, जो कि बेसिकली अपने क्या उसको कहते हैं, जिन्होंने लेस फ्रीक्वेंसी, जो कम अपने हस्बैंड के साथ जिन्होंने क्लोजनेस जो है उनकी कम हुई होगी, या हम बिस्तरी का जो ताल्लुक है वो कम से कम बना हुआ होगा। सो बहुत सारे टाइम पे लो सेक्स ड्राइव का ताल्लुक जो है वो एक्टिविटी से होता है, हार्मोन से होता है, आपके पार्टनर के साथ आपका कैसा ताल्लुक है, वो आपको कैसे अट्रैक्ट करता है उससे होता है, और फीमेल की सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन से होता है। अगर ये चीज़ें सारी ठीक हों तो फिर यूजुअली फीमेल्स जो हैं उनकी ड्राइव जो है वो हाई होती है और वो उसी तरह से अपने पार्टनर को साथ देती हैं जैसे कि उनके पार्टनर उनको चाहते हैं। कि अक्सर जो मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो आते हैं और आके सवाल भी कर रहे होते हैं कि प्रेगनेंसी में यूजुअली क्या जो है वो हम बिस्तरी करना ठीक होता है या नहीं होता, बच्चे की सेहत के लिए, माँ की सेहत के लिए, और फिर आदमी की और बाप की सेहत के लिए क्या ये ठीक है या नहीं है। तो आज भी मेरे क्लाइंट ने मुझसे ये सवाल पूछा, तो मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे वो लोग जो कि जिनको कुछ मिस इन्फॉर्मेशन उनके पास ऑलरेडी है वो अपनी करेक्शन कर सकें और अपनी वाइफ को और अपने होने वाले बच्चे को बेहतर तौर पर अटेंड कर सकें। नॉर्मली कहा यह जाता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो सेक्स नहीं होना चाहिए या हम बिस्तरी जो है वो नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट कैन डैमेज, बच्चे के लिए ये नुकसानदेह हो सकता है या फिर औरत के लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। यस, जो किसी हद तक बिल्कुल ठीक भी है कि फ़र्स्ट 3 मंथ्स जो होते हैं, फ़र्स्ट 3 मंथ्स जो प्रेगनेंसी के होते हैं उसमें ख़ास तौर पे जो है वो अवॉइड करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो फ़र्स्ट 3 मंथ्स में बेबी जो फीटस होता है वो अभी डेवलप कर रहा होता है, और इसी तरह से माँ भी अभी उसको पूरी तरह से जो है वो उसकी बॉडी जो इसको सपोर्ट करने की ट्राई में होती है, और अभी बहुत सारी चीज़ें जो डेवलप हो रही होती हैं। इसलिए फ़र्स्ट 3 मंथ्स में जो है प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स कर लेना जो है वो डैमेज की तरफ लेके जा सकता है। हर वक्त नहीं, हर किसी के लिए नहीं, मगर ये मुमकिन हो सकता है कि खुदा न खास्ता जो है मिसकैरेज वगैरह जो है वो हो जाए या फिर कोई और कॉम्प्लिकेशन जो है वो होना शुरू हो जाए। सो फ़र्स्ट 3 मंथ्स ख़ास तौर पे जो होता है वो उसमें आपको सेफ्टी मेजर्स लेना या उसमें आपको अवॉइड करना ख़ास तौर पे जो है वो सेक्स वो बहुत ज़रूरी है, ताकि माँ और बच्चा दोनों जो है उनकी सेहत जो है वो ठीक रह सके और प्रेगनेंसी जो है वो एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी जो है वो हो सके। बट एट द सेम टाइम प्रेगनेंसी का टाइम जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम होता है फीमेल्स के लिए और मेल्स के लिए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि दोनों ही जो हैं वो 9 मंथ्स के लिए बाउंड हो रहे हैं। 9 मंथ्स के लिए औरत जो है वो बाउंड हो रही है और 9 मंथ्स के लिए उसका शौहर जो है वो भी बाउंड हो रहा है, क्योंकि अब उतनी लिबर्टी से वो एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकते जितनी लिबर्टी से वो पहले मिल रहे थे। और उसमें मेजर वजह ऑफ कोर्स वो प्रेगनेंसी है जो कि 9 मंथ्स तक उनको रोके हुए बहुत सारी चीज़ों के लिए। बट इस दौरान जो है ख़ास तौर पे ये देखा जाता है कि फीमेल्स और मेल जो हैं यानी हस्बैंड और वाइफ जो होते हैं वो नॉर्मली एक दूसरे से डिस्कनेक्शन में भी चले जाते हैं, क्योंकि एक वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो कि हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के साथ बांधे रखता है, एक दूसरे को मज़ीद करीब लेके आता है, वो जो चीज़ है, वो जो अमल है वो रुका हुआ होता है। बट एट द सेम टाइम जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें क्या औरत की जो डिज़ायर फॉर सेक्स है वो होती है या नहीं होती, या वो कम हो जाती है या वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, और इसी तरह से आदमी जो इन 9 मंथ्स में किस तरह से अपने आप को मैनेज कर सकता है, क्योंकि 9 मंथ्स का एब्सटिनेंस जो होता है ये बड़ा मुश्किल टाइम होता है कि आप बिल्कुल जो है वो अपने पार्टनर के पास ना जाएं या उनके साथ सेक्स ना करें। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मिथ्स इसके अराउंड जो है बनाए हुए हैं कि जी 9 मंथ्स में जो है वो बिल्कुल भी हस्बैंड को अपनी वाइफ के
पास जो है वो नहीं जाना चाहिए और सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये अक्सर लोग इस चीज़ को यही समझते हैं कि इस तरह से होना चाहिए। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि इन 9 मंथ्स में, यानी जो 3 मंथ्स मैंने पहले कहा कि 3 मंथ्स में जो है वो आप कोशिश कीजिए कि अवॉइड ही करें। हम बिस्तरी नहीं होनी चाहिए माँ और बच्चे की सेहत के लिए, दोनों के लिए, और ख़ासतौर पर उस हमल के लिए बड़ा ज़रूरी है कि माँ और बच्चा दोनों जो है वो सेफ़ रहें। बट एट द सेम टाइम जो है 6 to 9 मंथ्स का टाइम जो होता है वो ऐसा टाइम है जिसमें औरत जो है पूरी प्रेगनेंसी में औरत की डिज़ायर जो होती है वो उसकी नॉर्मल डेज़ में जो डिज़ायर फॉर सेक्स होती है या हम बिस्तरी के लिए उसकी जो ख्वाहिश होती है वो उससे बहुत ज़्यादा होती है। यानी वो बहुत ज़्यादा हाई उसकी डिज़ायर्स जो होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और उसकी डिमांड भी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसकी वजह जो है ख़ास तौर पे वो ये होती है कि क्योंकि वो एक तो हार्मोनल जो है सर्ज बहुत ज़्यादा होता है, यानी उसकी बॉडी में हार्मोन्स जो हैं वो उनकी मिकदार बहुत ज़्यादा हाई होती है, इस वजह से उसकी डिज़ायर भी जो है बहुत ज़्यादा हो रही होती है। और फिर उस सूरत हाल में क्योंकि वो जिस्मानी तौर पे उतनी ज़्यादा जो है वो रेडी नहीं हो रही होती, मतलब कि बॉडी सपोर्टेड नहीं होती, क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से ऑफ कोर्स बहुत सारी एहतियातें जो है करना पड़ रही होती हैं। बट क्योंकि डिज़ायर बहुत ज़्यादा हाई होती है तो उसमें हमें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, जैसे हम अक्सर देखते हैं औरतों का मूड बहुत चिड़ रहा होता है, तो हर दूसरे घंटे जो उनका मूड बदल रहा होता है, अक्सर औरतों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, अक्सर औरतें जो वो चिड़चिड़ी बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं। और अगर उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो भी उस तरह से जो उसमें भी उसको जो है ना सेटिस्फाई किया जाए, उनकी डिज़ायर को ना पूरा किया जाए, तो फिर उस सूरत में उनके टेंट्रम्स जो हैं, उनका जो मूड का चिड़चिड़ापन है, जो कि गुस्सा आना है या मूड का बदलाव जो है वो भी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस दौरान जो है औरत की डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है और ये वो टाइम होता है जब वो मैक्सिमम इंजॉय भी करती है अपने शोहर के साथ, क्योंकि उसकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है, हार्मोन्स बहुत ज़्यादा होती है, और वो सबसे ज़्यादा इंजॉय अपने हस्बैंड के साथ इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा इस टाइम के दौरान जो है वो इंजॉय कर रही होती है। वाई? बिकॉज ऑफकोर्स अब उनको ये ख़तरा नहीं है कि जी कुछ हो जाएगा अगर वो, यानी प्रेगनेंसी वगैरह का जो है वो मसला नहीं है, या उनको बहुत सारी एहतियातें जो लोग लेते हैं नॉर्मली वो करने की ज़रूरत नहीं होती। सो प्रेगनेंसी के दौरान जो है सेक्स जो है वो हस्बैंड और वाइफ जो है वो बिल्कुल कर सकते हैं। 6 to 9 मंथ्स तक का जो है वो टाइम इसमें वो सेक्स कर सकते हैं, मगर ऑफ कोर्स उनको बहुत सारी ऐसी पोजीशंस जो हैं वो ट्राई करने की ज़रूरत होती है जिसमें माँ और बच्चा जो है दोनों बहुत ईजी रह सके। मगर एट द सेम टाइम जहाँ पे औरत की डिज़ायर सेक्स करने की बहुत ज़्यादा होती है प्रेगनेंसी के दौरान, वहाँ पे आदमी की डिज़ायर तो होती है, मगर उसके लिए वो सिचुएशन बड़ी अजीबोगरीब होती है, क्योंकि अब औरत का जो बॉडी है उसमें बहुत सारी चेंजेस आई हुई होती हैं, वेट बहुत ज़्यादा पुट इन हुआ होता है, इंक्रीज़ किया हुआ होता है, तो वो आदमी के लिए वो एक सिचुएशन जो है बहुत अजीब सी होती है। समटाइम्स आदमी इसके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, समटाइम्स वो बहुत ही अनकंफर्टेबल उनकी इस बॉडी के साथ और उस वेट के साथ जो वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं, और उनको वो सारी सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा अजीब लग रही होती है। बट इट इज़ रियली पॉसिबल कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है 3 मंथ्स के बाद 6 to 9 मंथ्स के दौरान सेक्स कर सकते हैं, और आखिरी जो 2 महीने ख़ास तौर पे उनमें बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखने की ज़रूरत पड़ती है कि वो ऐसी कौन सी पोजीशंस हो सकती हैं जिसमें बेबी को या उनकी मदर को जो है या आपकी वाइफ को जो है कोई मसला ना हो सके। बाकी टाइम के ऊपर आप अपनी पोजीशंस को बहुत केयरफुली जो है वो सेक्सुअल पोजीशंस जो होती हैं उनको बहुत केयरफुली जो है वो आप यानी वो ख़ास तौर पे उनका ख्याल रखना पड़ता है आपको कि कौन सी पोजीशन जो है ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है वाइफ और बच्चे के लिए। और फिर आप जो है वो इन ड्यूरिंग 6 to 9 मंथ्स जो है वो सेक्स बिल्कुल कर सकते हैं। और इसमें क्योंकि फ़ीमेल की डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है तो ऑफ़ कोर्स वो इसको एंजॉय भी ज़्यादा कर रही होती है और उनकी तरफ से डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है। सो वो लोग जो कि ये समझते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स नहीं किया जा सकता, फॉर देम प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल सेक्स किया जा सकता है, मगर बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। एट द सेम टाइम माँ और बच्चे के लिए सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि कुछ ऐसी पोजीशंस जो हैं वो यूज़ की जाएँ या उनको ट्राई किया जाए जो बच्चे और माँ दोनों के लिए सेफ़ हों। उम्मीद करती हूँ वो लोग जिनके दिमाग में कुछ मिथ्स पड़े हुए थे कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है सेक्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उनके ये मिथ्स जो हैं वो दूर हो सकेंगे। अब यानी औरतों में हम बिस्तरी के दौरान जो दर्द है उसके ऊपर हम बात करते हैं। बहुत सारी ऐसी औरतें आपको नज़र आती हैं या हमारे क्लिनिक पे भी आती हैं जो कि रिपोर्ट करती हैं कि उनको हम बिस्तरी के दौरान जो है वो बहुत ज़्यादा पेन जो है वो हो रहा होता है। और बहुत सारी ऐसी फीमेल्स जो हैं वो होती है जिनको पहले से ही उनके यानी शादी से पहले ही, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे
मिथ्स सुने हुए होते हैं, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में होती है जो कि हमने इर्द गिर्द से सुनी हुई होती है कि जी बहुत पेनफुल होती हैं ये चीज़ें, बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें वेयर एंड टेयर होती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से सुनी हुई होती हैं। तो वो साइकोलॉजिकली वो पेन कहीं ना कहीं आपके लाशऊर में बैठ जाता है, और वही जो आपका पेन लाशऊर में बैठा हुआ होता है, वो जब कभी भी कोई फीमेल जो है वो हम बिस्तरी के लिए जाती है जिसको लगता है कि पेन होगा, तो पहले से ही अपने ब्रेन को बेसिकली प्रिपेयर कर लेती है कि हाँ मुझे पेन होगा यानी दर्द होगा हम बिस्तरी के दौरान। और फिर इन एक्चुअल भी जब वो हम बिस्तरी कर रही होती है तो उनको वो पेन फील होना शुरू हो जाता है। वो पेन बहुत ज़्यादा होता है कि वो उनको हम बिस्तरी के बाद भी हो सकता है और उसके दौरान भी हो सकता है। एक वजह जो है वो ये है कि पहले से ही कंसीव किया होता है कि दिमाग में पहले से ही होता है कि पेन होगा, तो फिर पेन जो है महसूस होना शुरू हो जाता है। दूसरी जो एक वजह है वो ये है कि इन एक्चुअल बी फीमेल्स को लोअर एब्डोमेन जो है वो पेन हो रहा होता है, जिसकी वजह जो है वो ये हो सकती है कि मे बी जो है वो दे आर नॉट कंफर्टेबल विद देयर हस्बैंड्स, कि उनकी एक तो इंटीमेसी का जो है कहीं कोई इशू हो कि वो उतने ज़्यादा क्लोजली एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड नहीं है, या प्रॉपरली जो है फीमेल्स को प्रिपेयर नहीं किया गया, यानी फोर प्ले जो है जो फीमेल की बॉडी को तैयार करना है वो प्रॉपरली ना किया जाए, तो भी इस वजह से भी नॉर्मली जो है औरतें पेन जो है वो फील कर रही होती हैं। और फिर समटाइम्स फीमेल्स जो हैं जब कोई 35-40 साल की उम्र तक जाती हैं, जिसमें उनकी डिलीवरीज हो जाती हैं, तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से नॉर्मली जो है औरतों को खुश्की और ड्राइनेस का जो है इशू बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, यानी वो जो नेचुरल एक कुदरती तौर पे जो है वो फीमेल के प्राइवेट पार्ट में या अज़्वे मखसूसा में अल्लाह ताला ने जो एक लुब्रिकेशन रखी होती है उसकी कमी होना शुरू हो जाती है। जब उसकी कमी होना शुरू हो जाती है तो बहुत सारी फीमेल्स जो हैं वो पेन को एक्सपीरियंस जो है वो करती हैं। और फिर इतना ज़्यादा उनके लिए होता है कि वो एक्टिविटी जो है हम बिस्तरी का जो अमल है वो औरतों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और फिर मुश्किल होने के साथ साथ वो नाखुशगवार हो जाता है। और जब वो नाखुशगवार हो जाता है तो फिर औरतें हम बिस्तरी के अमल में जाने के लिए, हम बिस्तरी की एक्टिविटी में जाने के लिए अक्सर जो है वो इनकार जो है वो कर रही होती हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि फीमेल्स जो हैं किसी ना किसी ट्रॉमा का शिकार हो जाती हैं ड्यूरिंग डिलीवरी, और जो है हम बिस्तरी के दौरान, यानी बच्चे की पैदाइश के दौरान या हम बिस्तरी के दरमियान उनका जो है प्राइवेट पार्ट जो है किसी न किसी ट्रॉमा, किसी न किसी चोट का जो है वो भी उनको मसला जो है वो हो सकता है, जो कि बाद में उनके पेन का जो है वो सबब बन सकता है। समटाइम्स फीमेल्स क्योंकि एक्टिवेट क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट होती हैं, इतनी जल्दी उनकी बॉडी जो है उनका जिस्म तैयार नहीं होता हम बिस्तरी के अमल के लिए, उनको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो फिर जैसे क्योंकि वो लेट तैयार होती है तो उसके हिसाब से वो लेट ही उनका ऑर्गेज़म या वो जो पीक पॉइंट होता है वो भी लेट ही आता है। जब वो लेट आता है तो उतनी देर में मुमकिन ये हो सकता है कि उनके शौहर जो हैं वो अपना जो है पीक पॉइंट के ऊपर पहुँच चुके हैं और उनकी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, और फीमेल जो है फिर वो अपने पीक पॉइंट को नहीं पहुँच पाती, जिसके नतीजे में उसकी क्योंकि एक ख़ास प्रोसेस में से जब आप गुज़रते हैं तो आपकी बॉडी उसके लिए तैयार होती है, और बॉडी जब तैयार होती है तो अंदर से वो यानी एक्सपैंड करती है, वो खुलती है और वो अपने आप को ओपन करती है। अ, ये एक प्रोसेस है, एक नॉर्मल प्रोसेस है कि पूरी बॉडी जो इस खास अमल के लिए जो है तैयार हुई। अब अगर उसमें कंप्लीशन का अमल जो है वो नहीं आ रहा, यानी औरतें जो अपने पीक पॉइंट को नहीं पहुँच रही, तो होता ये है कि नॉर्मली औरतों की क्योंकि वो प्रोसेस पूरा नहीं हुआ हुआ होता, तो नॉर्मली बॉडी उसी तरह से एक्सपेंशन में ही रह जाती है, और समटाइम्स उनको अंदर स्वेलिंग वगैरह जो है वो फ़ील होना शुरू हो जाती है, और स्वेलिंग की वजह से जो है वो उनको पेन होना शुरू हो जाता है। वो फीमेल्स जो कि बहुत लेस सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में जाती हैं, मसलन जैसे जिनके हस्बैंड जो हैं वो बाहर हैं मुल्क से, और वो बहुत कम साल में 2-3 दफ़ा और 1 दफ़ा सेक्सुअल एक्टिविटी में जाती हैं, तो उनका नॉर्मल सिस्टम भी क्योंकि हैम्पर होना शुरू हो जाता है, इनएक्टिव होना शुरू हो जाता है, तो इस वजह से भी नॉर्मली फीमेल जब भी कभी इंटरकोर्स करना चाहती हैं या हम बिस्तरी के अमल में जाती हैं तो उनको पेन जो है वो होना शुरू हो जाती है। देन अगेन हमारे यहाँ पे समझा ये जाता है कि शायद फीमेल्स जो हैं वो साइज़ जो है उनके लिए बड़ा मैटर करता है, और अब उसके बारे में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे जो है वो सवालात भी जो है वो होते हैं, बट एट द सेम टाइम एक नॉर्मल साइज़ जो है अगर नॉर्मल साइज़ के अलावा यानी लार्जर साइज़ेस जो होते हैं वो औरतों के लिए टॉलरेट करना जो है वो उतना आसान नहीं होता। उसकी वजह से भी फीमेल्स जो हैं वो उनको लोअर एब्डोमेन पेन या हम बिस्तरी के दौरान और हम बिस्तरी के बाद जो है वो पेन की
शिकायत जो है वो हो सकती है। सम टाइम्स ऐसा हो सकता है क्योंकि फीमेल्स जो हैं वो उनकी बॉडी रेडी नहीं होती उतनी अच्छे तरीके से, तो ड्राइनेस की वजह से जो है वो या खुश्की की वजह से अंदर कुछ जख्म हो जाए, कुछ रप्चर हो जाए, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, विच कीप्स के पेन जो है फिर वो एक ऐसी चीज़ बन जाता है जो कि फीमेल्स को होना शुरू हो जाता है। अब ये सारे पेन्स ऐसे हैं जो रिजॉल्व भी हो जाते हैं, हल भी हो जाते हैं, मगर क्योंकि साइकोलॉजिकली जो है ये औरत के दिमाग में बैठ जाते हैं कि वो जब हम बिस्तर के अमल में से गुजरती है तो उसको पेन होता है, तो फिर उसमें अवर्जन जो है यानी उस चीज़ से रुकना, अपने आप को बाज रखना बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मली फीमेल्स जो हैं वो हम बिस्ती को इनकार कर देती हैं। पेन से बचने का जो सबसे अहम तरीका है, एक तो सबसे पहले इसकी वजह फाइंड आउट करना कि आपको किस वजह से पेन जो है वो होती है, वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से पेन होती है। मसलन अगर ये साइकोलॉजिकल है तो ऑफ कोर्स आपके लिए काउंसलिंग जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, मगर ये साइकोलॉजिकल है या नहीं उसके लिए आपके डॉक्टर के पास आना, काउंसलर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, सेक्स थेरेपिस्ट के पास आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जाना जा सके कि आपका पेन जो है वो साइकोलॉजिकल है, नफ्सियाती है या रियल है। अगर वो नफ्सियाती है तो फिर वो काउंसलिंग से कुछ 1-2 टेक्निक्स आपको बता दी जाती हैं जिनसे वो चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाती हैं। और अगर ये आपकी बॉडी लेवल के ऊपर है तो फिर कुछ कहीं न कहीं अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो फिर उस इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास जो है वो आप जाते हैं और वो फिर आपके इन्फेक्शन को ट्रीट कर देती हैं। अगर ये किसी और XYZ रीज़न की वजह से, मतलब लुब्रिकेशन के कम होने की वजह से है, तो फिर आप लुब्रिकेंट्स जो हैं आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं, कोई जो है वो आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोई अच्छा लोशन यूज़ कर सकते हैं, ड्यूरेक्स के जो हैं वो लुब्रिकेशन जो है यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी ड्राइनेस को कम करके आपकी पेन को कम कर सकते हैं। एंड देन अगर कोई और जो है वो ट्रॉमा आपके उसको हो गया हुआ है, प्राइवेट पार्ट पे ट्रॉमा हो गया है, तो फिर उसको भी एड्रेस करने की जो है ज़रूरत होती है ताकि आपके पेन को कम किया जा सके। हर पेन जो है उसका सॉल्यूशन मौजूद ज़रूर है, मगर उसको समझना कि वो किस किस्म का पेन है और क्या पेन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए आपको किसी प्रोफेशनल के पास जाना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि वो एक्यूरेटली आपकी असेसमेंट करके आपके इस मसले का जो है वो हल आपको बता सकें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। अगर आप या आपके घर वाली जो हैं यानी आप खुद या अगर किसी की घर वाली जो है वो पेन का शिकार हैं, हम बिस्तर के दौरान उनको पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो ज़रूरी है कि वो डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें, साइकोलॉजिस्ट या सेक्स थेरेपिस्ट से कॉन्टैक्ट करें ताकि